तो प्रयोजनवादी अगर हम शिक्षा व्यवस्था को देखें तो जो इनके मूल्य, जो इनके मान्यताएं, सिद्धांत थे, वो एज इट इज शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलते हैं कि हम शिक्षा के क्या होनी चाहिए, शिक्षा का क्या संप्रत्यय है। तो ये कहते हैं शिक्षा जीवन के रूप में है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में अनुभव प्राप्त करेगा और वही अनुभव का वो अपने जीवन में प्रयोग करेगा। तो इन्होंने कहा शिक्षा जीवन के रूप में, शिक्षा विकास के रूप में, कि व्यक्ति शिक्षा के द्वारा, अनुभवों के द्वारा अपना विकास करता है। तो इनके दो शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा जीवन के रूप में है, शिक्षा विकास के रूप में है। और दूसरा, ये बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जब सारी चीजें से बालक के ऊपर ही छोड़ दिया कि बालक की रुचि के अनुकूल शिक्षा हो, बालक की क्षमता के अनुकूल शिक्षा हो, बालक की आवश्यकता के अनुकूल, बालक की आकांक्षाओं के अनुकूल, बालक के समस्याओं के अनुकूल। तो सबके सेंटर में तो बालक ही है, इसीलिए ये बाल केंद्रित दर्शन है। और एक चीज याद रखिएगा, एक दो बार ऐसा भी क्वेश्चन आया कि कौन सा दर्शन बाल केंद्रित दर्शन है, और हम प्रकृतिवाद को लगाया है। प्रकृतिवाद भी बाल केंद्रित है, लेकिन अगर प्रयोजनवाद है और प्रकृतिवाद नहीं है तो आप भूलिएगा मत, ये भी दर्शन किस हद तक बालक को केंद्र में रख के पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। आखिर हर कोई तो अपने लिए चाहता है, अपने लिए सारी व्यवस्था, सारी कायनात बनाना चाहता है, ठीक है। और उसको उसकी हिसाब से अगर व्यवस्था दे दी जाए कि ठीक है, तुम अपने मूल्य खुद तय करो, तुम खुद अपने लिए कसौटियां तय करो, अपने मानक, अपने पैमाने, अपने सिद्धांत स्वयं से बनाओ, तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है कि लोग अगर कोई चीज़ उनके लिए उपयोगी नहीं तो उसको छोड़ दे, और कुछ नए चीज़ों को, कमियां इसमें भी हो सकती है, आलोचना इसकी भी की जा सकती है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक ये व्यक्तियों को अपने अकॉर्डिंग प्रयास करते हैं, इस काम को करने के लिए स्वतंत्रता देते हैं। इसके बाद शिक्षा निरंतर अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, मतलब शिक्षा से व्यक्तियों को अनुभव मिलता है और अनुभव के पुनर्निर्माण से ही शिक्षा डेवलप होती है। शिक्षा प्रजातांत्रिक समाज के निर्माण की प्रक्रिया है, इससे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था डेवलप होती है। शिक्षा दर्शन की निर्मात्री है, मानव उपयोगी शिक्षा की ये बात करते हैं, मानववादी शिक्षा की ये बात करते हैं, ये प्रयोगवादी शिक्षा की बात करते हैं, ये अनुभववादी शिक्षा की बात करते हैं, और ये सर्वांगीण शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो उनकी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं ये बहुत ही होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली हैं और सही भी हैं। होना भी ऐसा चाहिए कि शिक्षा ऐसी हो जो वर्तमान जीवन के लिए व्यक्ति को बना सके। जैसे आदर्शवादी शिक्षा व्यक्ति से आध्यात्मिक जगत और पारलौकिक जगत की तैयार करने के लिए बात करती थी, बालक को प्रौढ़ बालक के रूप में देखती थी, बालक में पहले से ही नियम और उनकी स्वतंत्रता के हनन की बात करती थी। इसीलिए इस दर्शन को आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, ठीक है, क्योंकि प्रकृतिवाद बालक को बहुत अधिक स्वतंत्रता देने की बात करता है और ये दर्शन इतनी अधिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता, बल्कि इसमें नियंत्रण भी लगाता है, सामाजिकता का नियंत्रण लगाता है। उन्होंने तो सामाजिकता का विरोध किया है, लेकिन इन्होंने सामाजिक को महत्व को समझा है और विद्यालय में समाज के लघु रूप स्थापित करने की बात की है। ये भी क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा गया है कि किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये भी जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अगर हम इसके शिक्षा के संप्रत्यय को देखें तो ये शिक्षा के कोई अर्थ, अनुभव की संरचना, अनुभवों की स्थापना, अनुभवों के करने के अवसर देना, मतलब शिक्षा ऐसी हो जो बालक को अनुभव कराए, ठीक है, बालक उसके अनुभव के अकॉर्डिंग, है ना, अपने आप को ऐसी जो नए नए अनुभव कराए। तो शिक्षा के विषय में ये इस तरह की बात ये करते हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। मतलब हम अपने एनवायरनमेंट पे कंट्रोल भी रख सके और जो हमारे सामर्थ्य हैं उसको हम पूर्ण कर सके, ये ऐसा कर सके। तो ये शिक्षा इनकी का अर्थ है। इसके बाद ये जिस पर्यावरण में रहते हैं उसको जानने, उस पर्यावरण में अपने को एडजस्ट करने की बात करते हैं। तो इनकी शिक्षा के ये रूप है। बाकी वातावरण के साथ अनुकूलन करना, स्वयं को जीवन से जीना, विकास की प्रक्रिया, शिक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा दर्शन की निर्मात्री, ये सब शिक्षा
का संप्रत्यय है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, स्वयं जीवन है। ये स्टेटमेंट जॉन डीवी का है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। ये जॉन डीवी का स्टेटमेंट है, कई बार पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने शिक्षा को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया माना है, ये भी इसका शिक्षा का अर्थ है, ठीक है। और शिक्षा को ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा मानते हैं, प्रक्रिया मानते हैं। इसके साथ ही जॉन डीवी कहते हैं कि भोजन ग्रहण करना, संतान उत्पत्ति करना की क्रिया शारीरिक जीवन के लिए जो कार्य करती है, वही कार्य शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए करती है। मतलब जो महत्व भोजन करने और संतान उत्पन्न करने से संबंधित शारीरिक जीवन से संबंधित है, उसी तरह से महत्व रखती है, वैसे ही शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से इन्होंने शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट किया। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें कि शिक्षा का क्या संप्रत्यय है, तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का तात्पर्य उस सामाजिक प्रक्रियाओं से, शिक्षा को सोशल प्रोसेस मानना है, शिक्षा का तात्पर्य उस सामाजिक प्रक्रिया से है जो व्यक्ति और समाज का प्रगति के मार्ग पर अगर अवसर करने के लिए पूर्व संचित अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण के रूप में आगे चलती है। मतलब व्यक्ति एवं समाज का प्रगति के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ाने के लिए पूर्व संचित अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण, मतलब जो पहले से संचित अनुभव है उसका फिर से निर्माण, पूर्व अनुभव निर्माण करते लगातार चलती रहे, वही शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है। तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ ये हो गया। अगर हम देखें तो इनकी शिक्षा के उद्देश्य क्या है ना, तो इन्होंने शिक्षा के कोई पहले से निश्चित उद्देश्य नहीं बताए। इन्होंने कहा कि चूंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहता है, तो पहले से हम शिक्षा के उद्देश्य तय नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा का कुछ उद्देश्य हो सकता है तो वो क्या है, गतिशीलता का विकास करना। मतलब लोग गतिशील जीवन जिए, लोग अपने आप को गतिशील समझे, गतिशील बना सके, सामाजिक कुशलता का विकास करना, लोगों में सोशल स्किल डेवलप करना, लचीले मस्तिष्क का विकास करना, लोग परिवर्तन को स्वीकार कर सके, नवीन मूल्यों की रचना करना, लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करना, सत्यान्वेषण की योग्यता डेवलप करना, है ना, बालक में अपने सामाजिक वातावरण को समझने, अनुभवों को प्राप्त करने, आदर्शों को निश्चित करने की क्षमता का विकास करना, यही शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। इसके अलावा ये पूर्व निर्मित किसी प्रकार के शिक्षा के उद्देश्यों को नहीं मानते। लेकिन जब ये नहीं मानते, पहले तो नकारते रहते कि पहले से कुछ निर्मित शिक्षा के उद्देश्य नहीं हो सकते, फिर अंत में ये कहते अगर शिक्षा का कुछ उद्देश्य हो सकता है तो इन गुणों का विकास करना जो अभी हमने बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयोजनवादी शिक्षा के ये उद्देश्य। अगर हम प्रयोजनवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जैसे जब शिक्षा का कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, केवल शिक्षा के सिद्धांत होंगे, तो उसी तरह से इनका जो पाठ्यक्रम है उसको भी ये पूर्व निश्चित नहीं कर पाते। ये कहते हैं कि पहले से हम सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं बना सकते, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग है, सभी की समस्याएं अलग है, सभी अपने अकॉर्डिंग विकास करना चाहते हैं, सभी की मूल प्रवृत्तियां और सारी क्षमताएं अलग है। तो हमको एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं रखना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाते समय हम किसी के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उन कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, उस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। वो सिद्धांत कौन से होंगे? उपयोगिता का सिद्धांत, मतलब पाठ्यक्रम में उन वस्तुओं, उन विषयों, उन क्रियाओं का समावेश करें जो उसके लिए उपयोगी हो। इसी के साथ विविधता का सिद्धांत, जो विविध हो, मतलब एकता, मतलब विविधता मतलब उसमें एक जैसी चीजें ना हो, बहुत सारी चीजें हो, उसके जीवन से संबंधित चीजें हो। मतलब ये शिक्षा को जीवन से संबंधित करते, ऐसी चीजें ना पढ़ाओ जिसका जीवन में यूज ही ना हो। और जिस विषय का, जिस क्रिया का, जिस ज्ञान का अगर हमारे जीवन में उपयोगी नहीं, तो प्रयोजनवाद सरासर मना करते हैं कि उसको ना पढ़ने की जरूरत है, ना पढ़ाने की जरूरत है, ना उसको जानने की जरूरत है। और ज्ञान तो अपार है और सबके लिए अलग अलग ज्ञान की आवश्यकता है। तो हमारे जीवन में जो ज्ञान आवश्यक है, उपयोगी है, उसी को हम लेंगे। रुचि का सिद्धांत, ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम में रुचि का ध्यान रखा जाए कि किसकी किस में रुचि है, उसके लिए वही पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए। एकीकरण का सिद्धांत, जो पाठ्यक्रम में रखा जाए वो सब चीजें एकीकृत हो। क्रिया का सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो क्रिया के अवसर प्रदान करे। लचीलेपन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिजिडनेस ना हो, ठीक है। अनुभव का सिद्धांत, पाठ्यक्रम अनुभव कराए, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम हो। तो इस तरह के पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत हमको
प्रयोजनवादी बताते हैं कि पाठ्यक्रम इन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, पूर्व निश्चित किसी प्रकार की सेट विषयों का, जैसे कि पिछले दर्शन में पाश्चात्य दार्शनिकों ने दिए हैं, ये मना करते हैं। अगर हम इनकी शिक्षण विधियों के क्षेत्र में देखें तो इन्होंने प्राचीन रूढ़िवादी शिक्षण विधियों को नकारा है, उनका खंडन किया, विरोध किया, और समय सापेक्ष और मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के सृजन और उपयोग की बात इन्होंने अपने दर्शन में की है। ठीक है, ये पहले से कोई पूर्व निर्मित शिक्षण विधियों को भी नहीं मानते। जिसको भी पढ़ाना है उस क्लास के बच्चों की योग्यता देखो, रुचि देखो, क्षमता देखो, विषय वस्तु देखो, ठीक है, तब आप शिक्षण विधि का चयन करो। अगर कोई शिक्षण विधि हो सकती है तो वो शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। कौन से शिक्षण सिद्धांत होंगे? अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, ठीक है, कि व्यक्ति को अनुभव कराए। सामाजिकता का सिद्धांत, जो लोगों में सामाजिकता का विकास करे, मतलब ऐसी शिक्षण विधि हो जो सामाजिकता पर आधारित हो, क्योंकि इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विकास करना है सामाजिक कौशलों का, सामाजिक दक्षताओं का। तो शिक्षण विधि भी सामाजिकता पर आधारित। तो क्रिया द्वारा सीखने के अवसर, बच्चों को क्रिया करने के अवसर मिले। वास्तविकता का सिद्धांत, रियलिटी को जाने, आसपास की चीज़ों को समझ सके। तो उपयोगिता, वास्तविकता इनकी शिक्षण विधियों का आधार है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड हो, उसको केंद्र में रखकर शिक्षण विधियों का चयन किया जाए। एकीकरण का सिद्धांत, तो चीज़ें ऐसी हो जिसमें लोगों को एकीकृत चीज़ों का ज्ञान हो सके। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग इतिहास, भूगोल और सारे विषय अलग अलग पढ़ते थे। फिर अमेरिका में इसी प्रयोजनवाद की ही देन है कि हाँ, सामाजिक अध्ययन विषय आया, फिर आगे चल के सामाजिक विज्ञान विषय आया, और उसमें 4-5 विषयों को एकीकृत किया गया। इतिहास को, भूगोल को और समाजशास्त्र को आगे किया गया, ठीक है, राजनीति शास्त्र को, अर्थशास्त्र को, इन 4-5 विषयों को मिलाकर एक नया विषय बनाया गया। तो ये कहने लगे इतिहास को अलग पढ़ें, भूगोल का ही तो विषयों का अलग अलग, अब उसको एकीकृत कर दो, इंटीग्रेटेड रूप कर दो, ठीक है। सामाजिक, हम कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड पहले अलग अलग चलता होगा, कई यूनिवर्सिटी में अभी भी चलता है, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी ने सामाजिक अध्ययन विषय को, सोशल साइंस मेथड लेकर आए, अब उसी में एकीकृत कर दिया विषयों को, ठीक है। तो ये भी प्रयोजनवादियों की ही देन थी। तो यहाँ पर हम एकीकरण का सिद्धांत भी देखते हैं। अब आते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षक। ये शिक्षक के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शिक्षा में जितना महत्व विद्यार्थी का है उतना ही महत्व अध्यापक का है, ठीक है। शिक्षक बालक का पथ प्रदर्शक, सलाहकार, मित्र होता है। बालकों में सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षक ही करता है, ठीक है। उसे छात्रों के सम्मुख एक ऐसा वातावरण देना चाहिए जिससे कि बच्चों में अनुभव प्राप्त हो, जैसे बच्चे क्रिया कर सके, बच्चे में एक्टिविटी करने के अवसर मिले। तो शिक्षक को इस कार्य में निपुण होना चाहिए। और ये बात सत्य भी है कि पढ़ाने वाला जिस तरह पढ़ाता है, सीखने वाला उस तरह सीखता है ना। और हमारी पुस्तकों में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन बच्चों के रूप में जब विद्यार्थी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उनका ध्यान उस पर जाता है, तो उसके महत्व को नहीं समझते हैं, या फिर उसको उस रूप में लेते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, है ना। मैं एक कक्षा 6 की पुस्तक देख रहा था, उसमें लिखा था कितना अच्छा कोरिलेशन था, और उस कोरिलेशन में कितनी अच्छी उत्सुकता थी। मैं उस कक्षा 6 की किताबें पढ़ के, मतलब, और यूपी बेसिक परिषदी स्कूल की पुस्तक थी, और उस विषय वो जो पुस्तक थी वो विज्ञान की पुस्तक थी, जीव विज्ञान की पुस्तक थी। कौतूहल बस मैंने उसका एक चैप्टर पढ़ा, क्योंकि जब हम कक्षा 6 में थे, क्लास 6 में थे, तब तो हम क्या रहा होगा अभी नहीं याद कुछ हमें, लेकिन अभी कि हमने उस बुक को देखा तो उसमें मनुष्य की ग्रोथ की प्रक्रिया और पौधे की ग्रोथ की प्रक्रिया को समझाया गया था, और बच्चों को बहुत अच्छे से बताया जा रहा था। उस किताब में इस तरह से लिखा था कि मनुष्य कैसे ग्रोथ करता है। मनुष्य भी लिविंग थिंग्स है, और जो पौधे हैं वो भी लिविंग थिंग है। अगर मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं, दोनों लिविंग थिंग हैं, तो दोनों के ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? मतलब जो मनुष्य का ग्रोथ हो रहा है उसके भी ऑर्गन्स, उसके भी अंग डेवलप हो रहे हैं, और पौधे के भी अंग होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं। पौधा भी बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, बालक शिशु भी बालक, किशोर और युवा होके प्रौढ़ बन जाता है। दोनों के ग्रोथ में अंतर ये होता है कि अगर
पेड़ के किसी एक अंग को काट दो तो उसमें ये क्षमता है, मतलब उसकी एक टहनी काट दो, उसकी एक डाल काट दो, फिर वो टहनी निकल आती है। लेकिन मानव का एक अंग काट दो तो मानव के ग्रोथ में ये नई क्षमता है कि फिर से वो अंग निकल आए। अब इस दिशा में भी सोचकर देखो कि किस तरह से फिर यहाँ वहां पर ये लिखा था कि कुछ जंतुओं में भी इसका अपवाद होता है कि अंग कटने पर भी अंग निकल आता है। तो उदाहरण में छिपकली का दिखाया था कि उसकी पूंछ कट जाती है लेकिन फिर वो आ जाती है। तो इस तरह से अपने आसपास की चीजों से सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, अनुभव के द्वारा ज्ञान की रचना की जा रही है। और उस ज्ञान को देने वाले शिक्षक विद्यार्थियों को उस ओर ध्यान आकर्षित कराएं, उसको ले जाएं, उसको सिखाएं, उसके अंदर विचारों उत्तेजना उत्पन्न करें, तो कितना अधिक वो सीख सकता है, कितना अधिक अर्जन कर सकता है, खुद से नया सृजन कर सकता है। तो सृजन करने के लिए विचार करना बहुत जरूरी है। और अगर विचार नहीं करेगा व्यक्ति, सीधे सीधे वो ज्ञान लेता रहेगा और वही डिलीवर करता रहेगा, तो वो कुछ नया, कुछ बेहतर न कर पाएगा अपने जीवन में, न दूसरों के जीवन में। तो बहुत जरूरी है कि हमको उस चीज को इस तरह से भी लेना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा वातावरण निर्मित करे वो जिसमें बच्चा क्रियाशील रहे, जिसमें बच्चा अनुभव प्राप्त करे। शिक्षक को इस कार्य में निपुण होना चाहिए। वो तभी निपुण हो पाएगा जब उसमें कुछ गुण होंगे। क्या गुण हो? शिक्षक को छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं का ज्ञान हो, शिक्षक को बदली हुई परिस्थितियों का ज्ञान हो, शिक्षक में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण हो, शिक्षक में छात्रों का परंपरावादी ज्ञान नहीं देना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं देनी चाहिए। शिक्षक को समाज सापेक्ष परिवर्तनशीलता के साथ छात्रों को सिखाना चाहिए। शिक्षक को ज्ञानवान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। शिक्षक को सच्चा प्रदर्शक व सलाहकार होना चाहिए। तो ये शिक्षक के भी कुछ गुण बताते हैं। अगर हम इनके शिक्षार्थी को देखें कि प्रयोजनवाद शिक्षार्थी के विषय में क्या कहते हैं, तो आप पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की वकालत करते हैं। ये प्रयोजनवाद मनुष्य के वर्तमान जीवन की, मतलब बालक के वर्तमान जीवन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, किसी आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बात नहीं करते। बालक को वर्तमान के लिए तैयार करते हैं, बालक की रुचि, योग्यताएं, क्षमताओं को महत्व देते हैं। ये उन्हीं के अनुरूप पूरी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं। छात्रों को किसी पूर्व स्वीकृत नियमों, मान्यताओं के अकॉर्डिंग नहीं डेवलप करने की बात करते हैं, बल्कि बालकों को ये अधिकार देते हैं कि वो अपने लिए सत्य स्वयं निर्मित करे, अपने लिए स्वयं से मूल्य निर्मित करे। वो कक्षा में निष्क्रिय ना रहे, वो कक्षा में सक्रिय रहे, क्रिया आधारित सीखे, अनुभव आधारित सीखे, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए सजग रहे, मतलब एक्टिव लर्नर बनाने की बात करते हैं। तो शिक्षा में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्टिव लर्नर की देने वाले, कॉन्सेप्ट देने वाला भी प्रयोजनवाद है। अगर हम प्रयोजनवाद और अनुशासन की बात करें, ठीक है, तो प्रयोजनवादी विचारक ये मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में यदि रुचि, स्वतंत्रता और का समावेश होगा तो अनुशासनहीनता की समस्या ही नहीं होगी। ठीक है, ये दमनात्मक कठोर अनुशासन का विरोध करते हैं, ये प्रभावात्मक अनुशासन को भी नहीं मानते। ये कहते हैं कि सबसे अच्छा अनुशासन सामाजिक अनुशासन है। जब विद्यार्थी सामाजिक क्रिया में व्यस्त रहेगा, जब वो उसका मस्तिष्क, उसके हाथ, उसके पैर क्रिया में लगे रहेंगे, तो उसमें उदंड या अनुशासनहीन होने का उसे समय ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फलवादी जो हैं ये अनुशासन मुख्य रूप से सामाजिक होता है ऐसा मानते हैं। ये अनुशासन को सामाजिक परिवेश में समूह और सक्रिय क्रिया के द्वारा स्थापित करने की बात करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रयोजनवादी बालक के व्यक्तित्व का आदर करते हैं, बालक को किसी प्रकार से दंड देने की बात नहीं करते, सामाजिक वातावरण में उद्देश्यपूर्ण क्रिया कराने की बात करते हैं। ठीक है, और उनकी मूल प्रवृत्तियों के शोधन की बात करते हैं, उचित दिशा निर्देश देने की बात करते हैं, और मौखिक उपदेशों द्वारा शिक्षा स्थापित करने की बात नहीं करते, बल्कि क्रिया करके उनको सीखने की बात करते हैं। तो इन सब दृष्टिकोणों से प्रयोजनवादियों का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इनके विद्यालय को देखें तो उन्होंने विद्यालय की एक नई संरचना स्थापित की। जैसे हम प्रकृतिवाद पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि प्रकृतिवाद वातावरण को महत्व देते हैं, प्रकृति के गोद में रहकर पढ़ने की बात करते हैं, है ना, प्रकृति के साथ
रहकर पढ़ने की बात करते हैं, प्रकृति को पढ़ने की बात करते हैं, प्राकृतिक तरीके से पढ़ने की बात करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में पढ़ने की बात करते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने सामाजिक क्रियाओं को महत्व दिया, सामाजिक परिवेश को महत्व दिया। तो इनकी जो विद्यालय का स्वरूप है वो सामाजिक है। ये कहते हैं विद्यालय समाज का लघु रूप है, समाज का सच्चा प्रतिनिधि है विद्यालय। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, ठीक है। समाज यहाँ पर प्रयोग करता है या लोगों को समाज में जाने के लिए तैयार करता है। ये समुदाय का केंद्र है, यहाँ कार्यशील नागरिक तैयार होते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि व्यवहारिकतावादी विद्यालय को समाज का पूरक मानते हैं। व्यवहारिकतावाद जो है ये विद्यालय को समाज का पूरक मानते हैं और ये लोकतंत्र का ज्ञान विद्यालय से ही बालकों को होता है, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यालयों को समाज आधारित, समाज केंद्रित, ठीक है, रूप देते हैं और यहाँ पर सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में विद्यालय को देखते हैं। जनतांत्रिक सिद्धांतों की स्थापना की बात ये करते हैं और लचीला पाठ्यक्रम, लचीला समय सारणी, लचीला निरीक्षण और प्रयोग विधि, सब अनुभव के अवसर उपलब्ध कराने की बात करते हैं, ठीक है। और विद्यार्थियों को भी इस तरह से उस वातावरण में रहने की बात करते हैं जहां वो अपने वास्तविक जीवन के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए स्वयं को तैयार कर सके और अपने लिए मूल्य आदर्श निर्मित कर सके और शिक्षक उनमें सहयोगी की तरह वो परिवेश उत्पन्न करा सके जहां वो क्रिया आधारित, अनुभव आधारित सीख सके। तो ये विद्यालय भी इनका जो विचार थे वो हो गए। समाज को बहुत महत्व देते हैं, सामाजिक क्रियाओं को महत्व देते हैं। तो बार बार समाज शब्द आ रहा है। देखिए, अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, कहीं पर कोई चीज ज्यादा फोकस होती है तो समझ लीजिए कि वहां से प्रश्न बनने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इनसे यहाँ पर आ जाए, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। कौन सा दर्शन मानता है? प्रयोजनवाद, ठीक है। कौन ये कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिए तैयार करना है? प्रयोजनवाद, ठीक है। किसके जीवन का उद्देश्य सामाजिक दक्षताओं का विकास करना है? प्रयोजनवाद, है ना। और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक में गतिशीलता लाने का आधार शिक्षा है, ये कौन मानता है? प्रयोजनवाद, ठीक है। कौन ऐसे एक प्रयोगवादी समाज के निर्माण की बात करता है? प्रयोजनवाद। कौन प्रगतिशील समाज के निर्माण की बात करता है? प्रयोजनवाद, है ना। प्रगतिशील समाज हो, प्रयोगवादी समाज हो, समाज बदलता है तो समाज के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्थापना की बात करते हैं और विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? प्रयोजनवादियों की। और प्रयोजनवादियों ने इस तरह के विचार अपने शिक्षा सिद्धांत में दिए हैं। तो हम इस तरह का कोई स्टेटमेंट आ जाए, विद्यालय समुदाय का केंद्र है, किसने कहा? जॉन डीवी। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, किसने कहा? जॉन डीवी। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, किसने कहा? जॉन डीवी। विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थल है, किसने कहा? ठीक है, ये किसने कहा? मॉरिस ने। मॉरिस, विद्यालय कार्यशील नागरिकों का जीवन स्थल है, मॉरिस। तो ये भी प्रयोजनवादियों के विचारों का इससे पता चलता है। तो हम प्रयोजनवादियों की शिक्षा संबंधी विचारों को, शिक्षार्थी संबंधी विचारों को समझ पाए हैं। अगर हम इनका मूल्यांकन करें, ठीक है, अगर हम प्रयोजनवादियों का मूल्यांकन करें, जैसा कि हमने अपने पूर्ववर्ती पाश्चात्यवादी दर्शनों का भी मूल्यांकन किया, तो हम गुण और दोष दोनों इनमें पाते हैं। अगर हम पहले दोष की बात कर ले, गुण तो बहुत सारे हैं, अभी हम लोग गुण की ही बात कर रहे थे जिस पर पूरा प्रयोजनवादी दर्शन खड़ा है। तो दोष की बात करें तो ये दर्शन अपने में अपूर्ण है, एकांकी दर्शन है, जैसे कि प्रकृतिवाद और यथार्थवाद पर भी आरोप लगा है कि वो तत्व मीमांसा की बिना बात किए सीधे वस्तु जगत और भौतिक जगत की बात करने लगते हैं। तो व्यक्ति को उस दिशा में सोचने से विरत कर देते हैं कि ये सृष्टि क्या है, जन्म क्यों हुआ है, ठीक है, उस जन्म का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा, इनसे पूरा विरक्त कर देते हैं, ठीक है। और केवल ये कहकर छोड़ देते हैं कि पूरा संसार क्रियाओं का परिणाम है। तो इस आधार पर इनकी तत्व मीमांसा बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती है कि परमात्मा क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मुक्ति कैसे मिलेगी, इन सब प्रश्नों की आंसर न देने के कारण ये दर्शन एकांकी दर्शन है।
लेकिन इसकी ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा में भी हम देखते हैं कि आचार मीमांसा भी लोगों को अपने अपने आचार, अपने विचार बनाने की स्वतंत्रता दे देती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसी चीज़ें हैं कि लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और कुछ बहुत सारी गलत चीज़ों को भी अडॉप्ट कर लेते हैं और ये मानते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी, हमारे लिए सही है, हमारे लिए यही लाभप्रद है, हमें इससे फ़ायदा हो रहा। तो कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ा सा देखना होगा। ये आध्यात्मिकता का विरोध करते हैं, आत्मिक विकास की उपेक्षा करते हैं, किसी आध्यात्मिक गुण को नहीं मानते। तो ये सब इनके जो हैं वो दोष है। पूर्व निर्धारित सत्यों का विरोध करते हैं, पहले से कोई सत्य निर्धारित नहीं मानते, पूर्व निश्चित आदर्शों का विरोध करते हैं, मूल्यों का विरोध करते हैं। तो ये सब इनकी कमियां हैं। ये उपयोगिता को सत्य की कसौटी मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो पहले किसी के लिए उपयोगी था और बुजुर्ग हो गया, ठीक है, बूढ़ा हो गया, अब वो कार्य कमाने लायक नहीं रहा, तो क्या परिवार को उसको उपयोगी ना मानकर उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब मतलब इसीलिए बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज होम खुले जहाँ पर लोगों को छोड़ दिया गया, बच्चे माता पिता को छोड़ आए, तो इसके दुष्परिणाम भी हमको दिखाई पड़े। ठीक है, लोगों ने उपयोगिता से ही चीज़ों को अपनाना और निषेध करना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी एक उपयोगिता, सब चीज़ की कसौटी नहीं हो सकती, इस पर जरा विचार करना होगा। और जो चीज़ कभी आपके लिए उपयोगी रही हो और आज उसकी उपयोगिता नहीं, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई किसी निश्चित समय तक ही किसी के काम आ सकता है, सदैव। साधन और साध्य में ये भेद नहीं करते। शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, ये भी विचार इनका भ्रम से भरा हुआ है कि शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। और ये शिक्षा के उद्देश्य के लिए शिक्षा के केवल कुछ दिशा निर्देश देते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण करने में कठिनाई होती है कि ये पहले से कोई पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम नहीं बताते, तो ये भी एक समस्या है कि पहले से ये कोई पाठ्यक्रम नहीं बताते। शिक्षा प्रक्रिया की अस्थिर अवस्था देते हैं कि जब पाठ्यक्रम निश्चित नहीं, उद्देश्य निश्चित नहीं, शिक्षण विधियाँ निश्चित नहीं, तो शिक्षण प्रक्रिया कैसे चले, शिक्षा व्यवस्था। ये बौद्धिकता का भी विरोध करते हैं। ठीक है, ये अतीत को नहीं मानते हैं, ये एक तत्ववाद का विरोध करते हैं, है ना। एक तत्ववाद का विरोध, इस बात के अनुसार सत्य अनेक हैं। अब सत्य अनेक हैं तो बहुतत्ववाद हो गया। ठीक है, तो बहुतत्ववाद में विश्वास करते हैं जो उचित नहीं है। औपचारिक शिक्षा की ये निंदा करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन की निंदा करते हैं, पारंपरिक जो शिक्षा व्यवस्था उसकी आलोचना करते हैं। ये प्रोजेक्ट प्रणाली, इनकी शिक्षण विधियों में जो सबसे बड़ी देन है वो है प्रोजेक्ट प्रणाली। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का ये समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि क्रियाओं के बीच समस्या उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति क्रिया करता है तब समस्या उत्पन्न होती है, और उस समस्या का समाधान करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और इसी को कैसे किया जा सकता है इसका, और इसमें कोई तर्क और कल्पना का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया यांत्रिक बन जाती है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली भी शक्ति और धन का मतलब अपव्यय होता है इसके द्वारा सीखने में। तो ये सारी चीजें इसकी कमियां हैं। अगर हम इसके गुण को देखें तो बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया है, बालक को महत्व दिया गया है, क्रिया पर बल दिया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत जो बताए हैं वो मूल्यवान है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है, व्यवहारिक जीवन में इसमें विश्वास किया गया है, व्यवहारिक जीवन को महत्व दिया गया है, सामाजिक और जनतंत्रीय शिक्षा व्यवस्था को महत्व दिया गया है। इसके साथ साथ विद्यालय को एक सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र माना गया है। ठीक है, और इसके साथ गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क के निर्माण पर बल दिया गया। ये सारी इनकी खूबियां हैं, ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रगतिशील और आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। जीवन की वास्तविकता को महत्व दिया गया है कि जीवन की वास्तविकता जो है वो स्वीकार करने की बात की गई। सामाजिक जीवन को महत्व दिया गया है, नवीन विचारों को स्थापित करने पर बल दिया गया है, शिक्षा में नए जीवन के संचार की बात की गई है, प्रोजेक्ट पद्धति के निर्माण की बात की गई है, शिक्षा को सामाजिक आधार दिया गया। जैसे शिक्षा का दार्शनिक आधार आया, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार आया, तो प्रयोजनवादियों ने जो शिक्षा को एक नया आधार दिया, सामाजिक आधार। ठीक है, तो ये शिक्षा को सामाजिक आधार देने वाला दर्शन प्रयोजनवाद। इसके साथ साथ मूल्यवान शिक्षण विधियां, इनकी शिक्षण विधियां जो हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, है ना,
व्यवहारिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, ये सब इनकी मूल्यवान शिक्षण विधियां हैं। अनुशासन संबंधी विचार भी इनके बहुत अच्छे हैं कि जब व्यक्ति क्रिया में ही लगा रहेगा तो अनुशासनहीनता की समस्या ही कहाँ आएंगी, है ना। कहते हैं कि कोई खाली व्यक्ति है, वो एक जाती हुई चींटी का भी रास्ता रोक देता है। अब बताओ कहाँ से जाओगी तुम, कोई खाली बैठा हो और चींटी जा रही, उसका भी रास्ता रोक देता है कि तुम कहाँ से जाओगी, ठीक है। तो फिर तो लोगों का क्या कहना, है ना। तो यहाँ पर व्यक्ति क्रियाशील जब रहेगा, जब व्यक्ति अपने में ही बिजी रहेगा, तो फिर वो अनुशासनहीनता ही उत्पन्न नहीं करेगा, दंड ही मतलब उसमें कोई उदंडता ही नहीं होगी। तो ये सारे अनुशासन संबंधी विचार भी इनके उपयोगी हैं। शिक्षक शिक्षार्थी को समान महत्व देते हैं, ना तो आदर्शवादियों की तरह केवल शिक्षक को महत्वपूर्ण मानते हैं, ना प्रगतिवादियों की तरह केवल विद्यार्थियों को, बल्कि ये दोनों को बराबर का महत्व देते हैं। विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि मानते हैं कि हम विद्यालय को इस तरह से स्थापित करें कि वहाँ पर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वहाँ समाज के लिए लोगों का निर्माण हो सके, विद्यालय में लोग अपने और समाज के हित के लिए अपना डेवलपमेंट कर सके। इस प्रकार प्रयोजनवाद के गुण और दोष दोनों हैं, लेकिन ये दर्शन क्रिया की बात करता है, प्रयोग की बात करता है, अनुभव की बात करता है, उपयोगिता की बात करता है, व्यक्ति के विकास की बात करता है, समाज की प्रगति की बात करता है और मानव के दृष्टिकोण को बदलने की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, ठीक है। इन सब आधारों पर मानव के लचीले मस्तिष्क के निर्माण की बात करता है, उसको गतिशील बनाने की बात करता है, ठीक है, और व्यक्तित्व विकास की बात करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है ना, सामाजिक दृष्टि से उसको कुशल बनाने की बात करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्रयोजनवाद को महत्वपूर्ण स्थिति में लेकर आते हैं। इस विचारधारा के शिक्षा में कंट्रीब्यूशन की ओर हम इशारा देखते हैं कि इनका ये कंट्रीब्यूशन है, और इस प्रकार प्रयोजनवाद की मान्यताएं आधुनिक जनतांत्रिक युग में बड़ी उपादेय हैं और इसको अपनाया गया है, ठीक है। प्रयोगों को वरीयता दी गई है और व्यवहारिकतावाद ने अमेरिका जैसे देश को वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत बना दिया है और उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत जैसे देश को भी इस शिक्षा व्यवस्था में, अपनी शिक्षा व्यवस्था में इनके विचारों को अपनाना चाहिए। तो ये प्रयोजनवाद के शिक्षा में हम प्रयोग और प्रभाव देखते हैं और इस चीज़ों को शिक्षा में बहुत हद तक अपनाया भी गया है। आज हम शिक्षा व्यवस्था को प्रयोजनवाद के विचारों पर भी आधारित पाते हैं।